हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप सो अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूं और वेलकम करता हूं आपका अपने प्यारे चैनल में जिसका नाम है डिवाइन गैलेक्सी क्लासेस। आज जो बच्चों है हम लोग काइनेमैटिक्स क्लास 11 काइनेमैटिक्स और कह लीजिए यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं और मैं बेसिक से लेकर के आपको एडवांस लेवल तक की प्रैक्टिस इस सेशन में करवाने वाला हूँ। ओके, जिसमें जेई के नीट के हर तरह के क्वेश्चंस होंगे और हर एक छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को बेसिक लेवल से स्टार्ट किया जाएगा और बहुत एक्सट्रीम लेवल तक लेके जाया जाएगा। ओके बच्चे, तो बने रहिए मेरे साथ और आइए देखते हैं हम आज के सेशन को। ओके बच्चों, तो देखिए अगर मैं बात करूं काइनेमैटिक्स की, अगर बच्चों बात की जाए काइनेमैटिक्स, ओके, देखो काइनेमैटिक्स में कह लीजिए कि इस चैप्टर को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, पहला अगर मैं बोलूं, ठीक है, तो उसको कहते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन। सेकंड जो है उसको हम कहते हैं मोशन इन अ प्लेन और थर्ड जो होता है बेटा हमारा वो होता है रिलेटिव मोशन। ओके बच्चों, अब देखो मोशन इन स्ट्रेट लाइन का दूसरा नाम भी है, इसको हम लोग 1D मोशन कहते हैं। 1D मोशन, 1D मोशन का मतलब है कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन में चलना है अलाउ हो, मतलब पार्टिकल ऐसे जाए और हो सकता है वापस आए, बट एक ही पाथ पर स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ओके, अच्छा, दूसरा मोशन इन प्लेन का दूसरा नाम है 2D मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन। ओके बच्चों, समझ रहा हूं। अब देखो जब तक हम लोगों को 1D मोशन क्लियर नहीं होगा हम लोग 2D मोशन को अच्छी तरह समझ नहीं सकते हैं। ओके, अच्छा, अब एक बात की जाए, ठीक है, अभी जो हमको पढ़ना है, अभी हमको पढ़ना है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, बोले तो 1D मोशन। ओके, तो 1D मोशन पढ़ने के लिए देखिए बेटा कुछ पैरामीटर है। ठीक है, जब तक हम उन पैरामीटर को प्रिपेयर नहीं कर लेते हैं, उन सारी बातों को नहीं समझ लेते हैं जो मैं टर्म्स यूज करने वाला हूं लेक्चर में, अगर आप उनको नहीं समझ लेते हैं तो 1D मोशन को आप समझ नहीं सकते। देखो ध्यान से समझो, एक्चुअल में जो बच्चा, ठीक है, मैं कह दूं इस तरह की प्रॉब्लम या इस चैप्टर से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम है, अगर उसको एक बार में क्लियर कर लेता है, समझ जाता है, तो इसका मतलब ये है कि उसके जो ये 8 पैरामीटर्स हैं वो 100% प्रिपेयर है। तो आओ देखो, कोई नई चीज़ें नहीं है, ये सब पुरानी चीज़ें हैं, मगर बहुत सारे डाउट्स रह जाते हैं, तो इन सब चीज़ों को विदाउट डाउट आपको समझना है और आज के लेक्चर में मैं यही करने वाला हूँ। ओके, तो मैं लिखता हूँ वो पैरामीटर कौन कौन से हैं। तो 8 पैरामीटर हैं आपके। चलो भाई देखा जाए, तो फर्स्ट पोजीशन वेक्टर, ठीक है, सेकंड जो है वो है डिस्प्लेसमेंट, थर्ड जो है बेटा वो है डिस्टेंस, फोर्थ जो है वो है वेलोसिटी, 5 जो है, ठीक है, वो है एवरेज वेलोसिटी। ओके बच्चों, 6 जो है वो है स्पीड, 7 जो है वो है एवरेज स्पीड। ओके, और 8 नंबर जो है वो है एक्सेलरेशन। बात समझ में आ गई। ओके बच्चों, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी क्या है, दोनों में फर्क क्या है, स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में क्या कोई रिलेशन है या फिर नहीं है, और एक्सेलरेशन क्या होता है। देखो इन सभी बातों को एकदम कह लीजिए माइक्रो लेवल पर आपको इसको समझ लेना है। अगर आप समझ लेते हैं तो कह लीजिए कि आप तैयार हो चुके हैं काइनेमैटिक्स पढ़ने के लिए। आओ मेरे साथ, देखो समझाता हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग पोजीशन वेक्टर को। ओके बच्चों, तो पोजीशन वेक्टर समझाने के लिए मैं यहाँ पर एक कार्टेशियन प्लेन बना लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने एक कार्टेशियन प्लेन बना लिया, ये कुछ इस तरीके से। ओके बच्चों, इस पॉइंट को मान लो ये एक्स एक्सिस है और ये मान लो वाई एक्सिस है। ओके, इस पॉइंट को मैं क्या बोल सकता हूँ, 0,0। ओके, अब इधर देखो, मान लो यहाँ पर एक पॉइंट है, दिस पॉइंट, इस पॉइंट को मैं पॉइंट पी बोल देता हूँ। ओके, क्या बोल दिया मैंने, पॉइंट पी। ओके, अब पॉइंट पी ये है और ये हमारा ओरिजिन है। ठीक है, अगर मैं पूछ लूँ कि पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, इस ओरिजिन को मैं नाम ओ दे रहा हूँ। ठीक है, तो हमको कुछ नहीं करना, यहां से एक स्ट्रेट लाइन ऐसे करके ये इसका पोजीशन वेक्टर खींच देना है। समझ गए बच्चों, फंडा क्लियर हुआ। तो मैं कह सकता हूं पॉइंट पी का जो पोजीशन वेक्टर है यहां से वो ओपी है। ओके, फिर आगे बात करते हैं। अगर मैं कह दूं यहां पर एक पॉइंट है, जिसको मैंने पॉइंट क्यू बोल दिया,
अगर मैं कहूँ पॉइंट क्यू का पोजीशन वेक्टर बताओ, तो कुछ नहीं, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन लेनी है और ऐसे करके एक वेक्टर प्लेस कर देना है। ओके, ये क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इस बात को, ओपी क्या है, ठीक है, ओपी वेक्टर, तो ये है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर कहां से, फ्रॉम ओ। ओके, बात समझ में आ गई। इसी तरह से अगर मैं ओ क्यू पूछूंगा तो आप लिखोगे पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट क्यू। ठीक है, कहां से, फ्रॉम ओ। फंडा क्लियर हुआ, ये हमारे पोजीशन वेक्टर हो गए। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। ओरिजिन से जहां पर भी आपका प्लेस पूछेगा ये आपका क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। अब देखो एक नई चीज बताता हूं, सपोज अगर मैं कार्टेशियन प्लेन चेंज कर दूं, कार्टेशियन प्लेन, दूसरा कार्टेशियन प्लेन ले लेते, देखो कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, एक एड्रेस होता है। ठीक है, तो अगर बात की जाए जिस पर हम लोग एड्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं, कार्टेशियन प्लेन क्या है, एक ऐसी चीज है जिस पर हम लोग एड्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मान लो एक दूसरा लाइक दिस, हाँ, ये मैंने एक अनदर कार्टेशियन प्लेन ले लिया, समझ रहा हूँ, ये पॉइंट, ओके, दिख रहा है ना। और अगर मैं कहूँ अब मुझे पी का पोजीशन वेक्टर बताओ, ये को लाइन स्ट्रेट ले लेता हूँ मैं, ये कुछ इस तरीके से, ओके। अब मैंने कहा कि पी का पोजीशन वेक्टर अब बताओ, तो अब देखो ये पॉइंट है, ठीक है, इसको मैं ओ डैश बोल देता हूँ। अब ये हमारे नए ओरिजिन हो जाएंगे 0,0। अब यहाँ से बात करूँगा तो ये कुछ इस तरह से जाएगा, समझ रहा हूँ, और इसके लिए बात करूँगा तो ये कुछ इस तरह से जाएगा। ओके, इस पॉइंट को मैंने ओ डैश बोल दिया, ठीक है। अब मैं पूछूं ओ डैश पी क्या है, ओ डैश पी क्या है, ये वाला दिस, ये दिख रहा है, ओ डैश पी क्या है। देखो इसको क्या लिखूंगा, इसको भी मैं लिखूंगा पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। ये भी पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर है, मगर कहां से, फ्रॉम ओ डैश। फंडा क्लियर हुआ। इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछ लूं यहां पर ओ डैश क्यू, ये क्या है, तो ये क्या है, ये भी है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। कहां से, फ्रॉम, सॉरी, पॉइंट क्यू की बात करें तो फ्रॉम ओ डैश। ओके, मुद्दा समझ में आया। कहने का मतलब देखो यार, पोजीशन क्या होता है, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, मैं समझाता हूं। पोजीशन वेक्टर क्या है, एक तरह से बेटा एड्रेस है। क्या है, एड्रेस है। देखो सपोज मान लो मैं हूं और मेरे दोस्त का फोन आया मेरे पास, विनोद का फोन आया, विनोद का फोन आया। अब विनोद ने क्या किया भाई, मुझे फोन किया और कहा भाई मुझे लेने आ जाओ, मैं चौराहे पे खड़ा हूं। अरे कौन से चौराहे पर, ठीक है, कह रहा नहीं पता। मैंने कहा अच्छा ठीक है, एरिया बता दो, कह रहा नहीं पता। तो क्या मैं उसको रिसीव कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। मतलब समझ रहा हूँ, मतलब हमको किसी का अगर एड्रेस पता करना है तो हमको उसका पोजीशन वेक्टर पता होना चाहिए कि किस जगह से किस जगह पर। ठीक है भाई, मुझे फोन करके बोलो क्या कि तुम्हारे घर से या आपके घर से इस जगह पर, ठीक है, क्लियर है। तो जब तक ये नहीं बताओगे तब तक आप उस लोकेशन को फाइंड नहीं कर सकते, समझ रहे हो। अब देखो फिजिक्स में इस चीज का कैसे यूज होता है, फिजिक्स में मुद्दा ये है कि यार ये एक रेफरेंस था, ठीक है, यहाँ पर जो मैंने पहला ओरिजिन लिया ये क्या था, एक रेफरेंस था 0,0, जिसको मैंने ओ नाम दिया, यहाँ लिख दूं मैं, ये वाला, इसको ओ नाम दिया है, ठीक है। और यहाँ पे कोई पर्सन है, तो मुझे अगर वो अपना पोजीशन वेक्टर बता देगा, ठीक है, अपना पोजीशन वेक्टर बता देगा तो मैं वहां पहुंच सकता हूं, ठीक है। तो एक पर्सन था पी पर, उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ओपी। ओके, कितना बड़ा, कितना दूर, किस डायरेक्शन में, समझ रहे हो, यही तो रिप्रेजेंट कर रहा है। वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ओके, वैसे क्यू है, अगर उसका एड्रेस पूछ रहे हैं तो वो इधर की तरफ है। एक बात और, अगर ये कार्टेशियन प्लेन बदलने का मतलब क्या है, कार्टेशियन प्लेन बदलने का मतलब है जैसे कि मान लो आपका कोई एड्रेस है, ठीक है, और मान लो कि आपके शहर का नाम बदल जाए, लाइक जैसे कि फैजाबाद अयोध्या हो गया, ठीक है। तो पहले जब वो अपने नाम के आगे फैजाबाद लिखते थे, अब क्या लिखते हैं, अयोध्या लिखते हैं। मेरी बात समझे, कहने का मतलब अगर आपके एरिया का नाम या आपके शहर का नाम बदल जाएगा तो आपका एड्रेस भी बदल जाएगा, बल्कि आप हो वहीं पर। तो देखो पी का एड्रेस ओ से ये है, ओके, देखो इस तरह से, ठीक है ना, ओपी, पी का एड्रेस ओ से, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, पी का पोजीशन फ्रॉम ओ इज ओपी। और अगर कार्टेशियन प्लेन बदल गया तो पी तो है वहीं पर, मगर अब उसका एड्रेस दूसरी जगह से देखोगे तो कुछ और आएगा। समझते हो बात को, ठीक है, मुद्दा क्लियर है। ओके, फटाक से इसको नोट करो, इस बात को नोट करो,
ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट टिप दे दूँ, जिस कंक्लूजन जो निकला है यहाँ से, जो कंक्लूजन निकला है वो क्या कह रहा है, ठीक है। तो ये कंक्लूजन समझा रहा है कि इफ कार्टेशियन प्लेन चेंज, अगर कार्टेशियन प्लेन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है, देन पोजीशन वेक्टर is also change। समझ में आ गई बात बेटा? बस समझाने का मेरा जो मकसद था वो यही था। चलो फटाक से समराइज करते हैं। पोजीशन वेक्टर अगर आपसे कोई पूछे आपको कितना बोलना है कि किसी पॉइंट ऑफ रेफरेंस है, ठीक है, उसकी जो पोजीशन है उसका क्या कहलाएगा, पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, एक तरह का एड्रेस होता है जो हम लोग कार्टेशियन प्लेन पर रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा क्या समझे, अगर आप कार्टेशियन प्लेन चेंज कर दोगे तो उसका पोजीशन वेक्टर भी चेंज हो जाएगा, बल्कि वो अपनी प्लेस को बदल नहीं रहा है। भाई पी जहां पर है वहीं पर है, मगर यहां से देख रहे हो तो पोजीशन वेक्टर ये है, और जब यहां से देख रहे हो तो पोजीशन वेक्टर ये है। फंडा क्लियर हुआ? ओके, अब नोट कर लो। ठीक है बच्चों, हो गया? तो ठीक है बेटा, अब हम इसको रब करते हैं, और रब करने के साथ चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक क्या है, देखो जरा, क्या डिस्प्लेसमेंट है। ओके, तो अब हम लोगों को जो डिस्कस करना है वो डिस्प्लेसमेंट के बारे में करना है। ओके बच्चों, तो चलो भाई डिस्प्लेसमेंट को समझा जाए। अब आप कहोगे कि यार हमको आता है, हमने 9th क्लास में भी पढ़ रखा है। अब बस मुझे इतना बता दो कि अगर 9th में तुमने डिस्प्लेसमेंट पढ़ रखा है तो 11th में देने की जरूरत क्या है, ठीक है, या फिर नीड में इससे क्वेश्चन बनाने की जरूरत क्या है। तो जरूरत इतनी है क्योंकि हमने डिस्प्लेसमेंट को ढंग से समझा ही नहीं है। आओ और समझा जाए, ठीक है। देखो डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं डेफिनेशन लिखूं, ठीक है, क्या डिस्प्लेसमेंट, ओके, तो पहले तो इसके बारे में कुछ जान लें। ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, होप्स आप लोग जानते होंगे। अगर मैं इसकी डेफिनेशन ये लिख दूं, चेंज इन पोजीशन वेक्टर, चेंज इन पोजीशन वेक्टर, ठीक है। पोजीशन वेक्टर में जो चेंज है उसी को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है। चेंज इन पोजीशन वेक्टर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, ओके। अब आप कहोगे नहीं सर, हमने तो पढ़ा है कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल, या कह लीजिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, बिटवीन नहीं बोलेंगे, ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वो भी सही है, पर मैं क्या कह रहा हूं, चेंज इन पोजीशन वेक्टर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, ये भी सही है और 100% सही है। क्या, चेंज इन पोजीशन वेक्टर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। चलो समझाता हूं, देखो ऐसा हम कैसे कह सकते हैं। तो फिर से मुझे वो कार्टेशियन प्लेन बनाने पड़ेंगे, आओ बनाया जाए। तो मैंने क्या किया, ये और मान लीजिए ये, ठीक है, इसको मैंने कह दिया ये हमारा y एक्सिस है, और इसको मैंने कह दिया x एक्सिस है, ओके। और मान लो ये पॉइंट है, पॉइंट P। सबसे पहले तो मैं कह रहा हूँ पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर प्लॉट कीजिए, तो आप ऐसे बना दोगे, ये कुछ ऐसे, ओके। ये क्या हो जाएगा, इस पॉइंट को मैंने बोल दिया है O, और इसके कोऑर्डिनेट दे दिए हैं 0,0, ओके। अब देखो ये P पॉइंट है, कहीं x एक्सिस पे है, कहीं y एक्सिस पर है। अगर इसको मैं समझाऊं ऐसे करके और इसको ऐसे करके, ठीक है, ये थोड़ा सा सीधा ले लेते हैं, इट गो लाइक दिस, ओके बच्चों। चल, तो अगर मैं कह दूं ये डिस्टेंस x1 है और ये डिस्टेंस जो है y1 है, तो इसको क्या मैं ये बोल सकता हूं x1, y1, बोलो क्लियर है, OP को समझ रहा हूं। और मान लो इस डिस्टेंस को मैं बोल देता हूं ये डिस्टेंस है r1, अच्छी तरह से लिख देते हैं, कितना, r1 वेक्टर, ओके। तो क्या ये लिखा जा सकता है कि जो OP है इसको मैं क्या लिख सकता हूं, तो इसको r1 वेक्टर भी कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं, देखो x1 है तो इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, x एक्सिस की डायरेक्शन को i कैप बोलते हैं, और y एक्सिस की डायरेक्शन को j कैप बोलते हैं। तो क्या ये भी कहा जा सकता है x1 i कैप प्लस y1 j कैप, समझ रहे हो। i कैप क्या है, j कैप क्या है, इसको हम लोग वेक्टर में पढ़ेंगे, मगर फिर भी मैं समझा दूं। i कैप रिप्रेजेंट करता है यूनिट वेक्टर टू द डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, j कैप रिप्रेजेंट करता है यूनिट वेक्टर टू द डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। ऐसे एक k कैप भी होता है, यूनिट वेक्टर टू द डायरेक्शन ऑफ z एक्सिस,
ओके चलो ये तो मुद्दा हम पढ़ेंगे। तो हम लोग देखो ये x1 था, ये y1 था, तो हम इसको कह सकते हैं r1 को x1 i कैप प्लस y1 j कैप। ओके तो ये सिचुएशन तो समझ में आई, पर अभी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। अब मान लो यहाँ पर एक इंसेक्ट बैठा है, एक जूजू बैठा है, और ये जूजू क्या करता है, यहाँ से ऐसे चलते चलते यहाँ पर आ जाता है, इस पाथ से ऐसे उड़ते उड़ते इस पाथ को फॉलो किया और यहाँ आ गया। तो इस पॉइंट को मैंने क्या नाम दे दिया, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया Q। ओके अब देखो अब क्या होगा, अब मैं कहूंगा कि इस जूजू जो था उसका पहले पोजीशन वेक्टर क्या था, O से P। अब ये जो जूजू है ये कहाँ आ गया, Q पर आ गया, तो इसका पोजीशन वेक्टर अब क्या हो जाएगा, OQ। क्या पोजीशन वेक्टर चेंज हुआ, बोलो। पहले क्या था OP, पहले वो यहाँ बैठा था तो OP, अब यहाँ से कहाँ आ गया, यहाँ आ गया तो OQ। फंडा क्लियर है। अब अगर मैं पूछूं इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो देखो डिफिनेशन क्या कह रही है, चेंज इन पोजीशन वेक्टर। सबसे पहले तो चेंज की डिफिनेशन क्या होती है, चेंज मतलब क्या होता है, तो चेंज को हम लोग बेटा डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी डिफिनेशन है फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, और ये होल फिजिक्स के लिए, पूरी फिजिक्स में अगर आपसे कोई पूछे चेंज की डिफिनेशन क्या है, तो आप क्या बोलोगे, फाइनल माइनस इनिशियल। अब चेंज इन पोजीशन वेक्टर कहने का मतलब फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। आओ जिस तरह से ओपी का एड्रेस मैंने दिया है वैसे ओक्यू का भी दे लेते हैं। मान लो मैं कह दूं ये वाली डिस्टेंस जो है इसको मैंने क्या बोला था y1, इसको मैं कह रहा हूँ y2, और इसको मैंने बोला था x1, इसको मैं बोल रहा हूँ x2। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे q के, क्या x2, y2 नहीं हो जाएंगे। ओके क्लियर है, ये ऐसे ले लो। ठीक है, इस डिस्टेंस को x2 बोल रहा हूँ, इस डिस्टेंस को y2 बोल रहा हूँ। ओके समझ रहे हो ना। तो क्या मैं OQ को ये लिख सकता हूँ, OQ वेक्टर को, इस डिस्टेंस को मैंने R2 वेक्टर नाम दे दिया है, तो इक्वल टू इसको R2 वेक्टर भी कह सकता हूँ, और इसको क्या कह सकता हूँ मैं, x2 i कैप प्लस y2 j कैप। बोलो फंडा क्लियर है, इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ठीक है ना बच्चों, ये कोऑर्डिनेट समझ रहे हो ना। ये कहने का मतलब ये ऐसा होता है कि ये डिस्टेंस जो है हमारी x1 है, और यहाँ से ये डिस्टेंस हमारी x2 है। ओके वैसे ही ये डिस्टेंस जो है हमारी y2 है, और ये जो डिस्टेंस है हमारी y1 है। समझ गए, तो ये कितना हो जाएगा, x1 y1 x2 y2। ओके इस तरह से हो गया। अब सुनो चेंज का मतलब क्या होता है, फाइनल वेक्टर। तो देखो फाइनल वेक्टर तो यही है और इनिशियल ये है, तो क्या चेंज इन पोजीशन वेक्टर को मतलब अगर मैं डिस्प्लेसमेंट बोलूं, ठीक है, इसको एस से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो इसे क्या लिखोगे, इसे लिखोगे फाइनल वेक्टर, बोले तो वेक्टर OQ माइनस इनिशियल वेक्टर, बोले तो OP। क्या ये लिख सकता हूं, देखो चेंज इन पोजीशन वेक्टर इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो पोजीशन वेक्टर के लिए चेंज को हमने क्या बोला, चेंज को डिस्प्लेसमेंट बोल दिया, और पोजीशन वेक्टर तो फाइनल पोजीशन वेक्टर बोले तो OQ। ठीक है, और इनिशियल पोजीशन वेक्टर बोले तो OP। सिचुएशन समझो, मैंने कहा था कि एक इंसेक्ट है जो पहले P पर था, तो उसका पोजीशन वेक्टर ये था, और वो इंसेक्ट किसी भी पाथ को फॉलो करता हुआ आया और यहाँ पहुंच गया। तो पहले हम उसको देख रहे थे ऐसे, अब हम उसको देख रहे हैं ऐसे। ठीक है, पहले उसका पोजीशन वेक्टर ये था, उसका एड्रेस ये था यहाँ से, अब यहाँ से उसका एड्रेस ये है। ओके तो कितने का चेंज हुआ, समझ में आ रही है बात। तो मैंने कह दिया OQ माइनस OP। अब देखो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करना कुछ नहीं होता है, सब्ट्रैक्ट करने का मतलब होता है उल्टा करके जोड़ दो। समझ रहा हो, इस बात को याद कर लो। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, देखो इंग्लिश में लिख रहा हूँ। हाँ, घटाने का मतलब होता है समझे मेरे बच्चों, क्लियर है। ठीक है, घटाने का मतलब होता है उल्टा करके जोड़ दो, सब्ट्रैक्शन नाम की कोई चीज है ही नहीं। क्लियर है, तो आपको क्या करना है, OQ में से OP को उल्टा करके जोड़ देना है। तो आओ जरा इस चीज को समझाते हैं। देखो क्या होगा, सबसे पहले तो OQ खींच लेते हैं ऐसे करके, मान लो। ठीक है, ये यहाँ पॉइंट था, ओरिजिन O, और इसको क्या बोल दिया मैंने, Q बोल दिया। तो क्या मैंने OQ खींच लिया, जितना बड़ा उसने बोला था उतना बड़ा, और जिस डायरेक्शन में बोला था उस डायरेक्शन में। अब OP को उल्टा करो, समझ रहे हो, देखो OP ऐसा है, इसको उल्टा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, दिस। समझ रहे हो, क्लियर है। यहाँ पे ये कौन सा वेक्टर, ये OQ है, और यहाँ पर हमने क्या किया, इसको उल्टा कर दिया है। समझ रहे हो, इस तरह यही समझ सकते हो, जैसे कि ये OQ है, ये OP है, तो OP को उल्टा करो तो ये क्या कुछ ऐसा आ जाएगा, बोलो उल्टा करने पर
ये O से P ये है, आप इसको उल्टा कर रहे हो, ठीक है, ऐसा आ जाएगा OP और उसका अपोजिट वेक्टर ये है। अब इसको इसमें जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए क्या होता है, इस वेक्टर को यहां उठा के रखो ऐसे करके, समझ गए, क्लियर है। तो हमने यहां पर क्या रखा, ये O से Q है और यहां पर O को रखो, यहां पर P रखा, ये OP वेक्टर हो गया, OP वेक्टर, ठीक है। अब फाइनल देखो रिजल्ट क्या कहलाता है, रिजल्ट कहलाता है इसकी टेल से इसका हेड, दिस, समझ रहे हो। तो यही तो डिस्प्लेसमेंट है। अगर आप पैरेललोग्राम बना लो, देखो ये वाला डिस्प्लेसमेंट और ये वाला डिस्प्लेसमेंट सेम ही तो है, समझ गए मेरी बात, क्लियर है। तो आपने कुछ नहीं किया, आपने OQ में से OP को घटा दिया, तो OQ एक पोजीशन वेक्टर था और OP एक पोजीशन वेक्टर था, उसको सेपरेट कर दिया, तो आपका डिस्प्लेसमेंट आ गया। मुद्दा समझ में आया, अच्छा क्लियर है। अगर आपसे पूछें, ये तो क्या निकला, मैग्नीट्यूड निकल जाएगा, मगर आपसे पूछें कि डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है बच्चों। तो डिस्प्लेसमेंट जो होती है इनिशियल टू फाइनल होती है, समझ रहे हो, क्लियर है। अब इनिशियल कौन था, P, तो क्या होगी, अलोंग PQ, ओके, PQ वेक्टर के अलोंग होगी, समझ रहे हो, ये डायरेक्शन हो जाएगी। पूरी बात को समझिएगा। डिस्प्लेसमेंट देखो जिस तरीके से तुमने पढ़ा उस तरीके से तुमको आता ही है, मैं किस तरह समझा रहा हूँ उस चीज को सोचो। मैंने कहा चेंज इन पोजीशन वेक्टर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अब पोजीशन वेक्टर का चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, तो आपने कहा फाइनल पोजीशन वेक्टर OQ और इनिशियल फाइनल वेक्टर OP सेपरेट कर दिया। अब यार जिसको वेक्टर एडिशन वेक्टर सब्ट्रैक्शन पता है उसके लिए तो बात खत्म हो गई, वो यही कर सकता है, ओके क्लियर है। फिर भी मैंने ऐड करने का या सब्ट्रैक्ट करने का तरीका बता दिया। मैंने कहा पहले फाइनल वाला खींच लो OQ, फिर जो इनिशियल वाला है उसको उल्टा कर दो, कर दिया, और उसको उठा के यहां रख दो। वेक्टर की शिफ्टिंग अलाउ है, वेक्टर की शिफ्टिंग अलाउ है, एक वेक्टर को कहीं से उठा के कहीं भी रखा जा सकता है, ओके समझ रहे हो मेरी बात, वेक्टर की शिफ्टिंग अलाउ है। तो फिर से लास्ट टाइम, ओके, दिस इज फाइनल OQ और दिस इज इनिशियल OP, OP को उल्टा किया, ये हो गया, उसको उठा के यहां रख दिया, ठीक है। तो ये क्या आ गया तुम्हारा OQ और ये कौन सा आ गया OP, देखो यहां लिखा है। तो अब चेंज किसे कहते हैं, इनिशियल की टेल से, सॉरी फाइनल की टेल से इनिशियल का हेड यहां से यहां मिला दिया, ओके। तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा PQ वेक्टर, समझ में आया। तो इसको कैसे लिख सकते थे, इसको आगे देखा जाए, यहां आओ। तो S को हम लिख सकते हैं यहां पर OQ माइनस OP वेक्टर, और इसको फाइनली लिखा जा सकता है PQ वेक्टर, क्योंकि फाइनली ये P से Q बनाना, देखो इस पॉइंट को, यही ये बराबर क्या पैरेललोग्राम के हिसाब से ये नहीं है, तो इसको PQ बोल सकता हूं। इसका मतलब अब यहां से याद रखना, कभी भी इन फ्यूचर अगर आपको मैं कह दूं कि कोई क्वांटिटी है जो है OX माइनस OY है, तो उसको क्या लिखोगे, YX लिखोगे, YX, समझिए। जैसे कि ये OQ माइनस OP था तो कॉमन वाला तो कैंसिल हो गया, PQ, वैसे ही OX माइनस OY तो YX। इसी तरह से कुछ भी कह सकता हूं, मैं कह सकता हूं ON माइनस OM बोल दूं, तो आप इसे क्या लिख सकते हो, आप इसे लिख सकते हो वेक्टर MN, क्लियर है। बाद वाला पहले और पहले वाला बाद में, समझ रहे हो। इस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे चेंज को, कोई प्रॉब्लम। फाइनली ये वैल्यू आएगी कितनी, तो देखो OQ कितना था, OQ कितना था R2, तो वेक्टर R2 भी लिख सकते हो उसको, और माइनस R1 भी लिख सकते हो, क्लियर है। वेक्टर R2 माइनस R1, देखो अलग अलग मैंने नाम दे रखे थे, हर तरीके से लिखा जा सकता है, ओके। तो होप सो आपको डिस्प्लेसमेंट समझ में आया होगा। फिर भी एक बार समराइज करता हूं, डिस्प्लेसमेंट क्या है, चेंज इन पोजीशन वेक्टर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, और डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, इनिशियल से फाइनल होगी, ओके, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट, ओके बच्चों, इसी को तो डिस्प्लेसमेंट बोलते हो। तो मैंने जब उल्टा करके जोड़ा तो यही तो भाई, ये देखो पैरेललोग्राम में सेम है, चाहे इसको PQ बोलो चाहे इसको PQ बोलो, ओके, फंडा क्लियर है। चलो भाई अब मैं इसको रब करता हूँ और आगे बढ़ते हैं। मगर एक बात और जरा ध्यान देके समझो, एक चीज जरा सोचना, अगर यहां पर मैं कार्टेशियन प्लेन बदल दूं, यहां पर अगर मैं कार्टेशियन प्लेन बदल दूं, बहुत गौर से समझना, खिचड़ी पकेगी वरना। इधर आओ, मान लो नए कार्टेशियन प्लेन ले लिया, ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है, दिख रहे हैं, बोलो समझ रहे हो ना। देखो ऐसे ले लेते हैं थोड़ा सा ताकि सेपरेट दिखाई दे, और ये वाला ऐसा, ठीक है। अब सेपरेट दिखाई दे रहा है। चलो सोचो, अगर मैं कह दूं ये O डैश है और मैं कहूं P पहले यहां पर था, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, तो यहां से बात की जाएगी तो O डैश P होगा,
और यहाँ से इसका पूछूंगा पोजीशन वेक्टर तो क्या होगा, तो वो OQ होगा। अब मैं कह दूं अब डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो इसके रिस्पेक्ट में क्या बोलोगे, चेंज इन पोजीशन वेक्टर, और चेंज इन पोजीशन वेक्टर मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। तो अब डिस्प्लेसमेंट बराबर जो होगा वो होगा O'(Q माइनस O'(P) वेक्टर फॉर्म में। बोलो यार, जब यहां से ले रहे थे तो OQ माइनस OP ये ओरिजिन था, अब ये ओरिजिन है O', तो O'(Q फाइनल माइनस OP O'(P), समझ रहे हो। अब देखो तुमने कार्टेशियन प्लेन चेंज कर दिया है, पर इसको क्या लिखोगे, देखो फाइनल फाइनल ये जो कॉमन वैल्यू है कैंसिल हो जाएगी, क्या इसको PQ लिखोगे, तो यार आया तो वही, ठीक है। इसका मतलब क्या समझे, इसका मतलब एक नई चीज ऐड कर लो अपने नॉलेज में कि इफ, यहां लिख देता हूं मैं, कार्टेशियन प्लेन चेंज, ठीक है, क्या डिस्प्लेसमेंट डू नॉट चेंज, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट तो वही रहेगा, क्या कह रहे थे, जब कार्टेशियन प्लेन चेंज करते हो तो पोजीशन वेक्टर बदल जाते हैं, ठीक है, बट कार्टेशियन प्लेन चेंज करने पर डिस्प्लेसमेंट को ऐसे रिप्रेजेंट कर दो, डू नॉट चेंज। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द कार्टेशियन प्लेन। ओके बच्चों, बात समझ में आ गई, तो इसको भी आप दिमाग में डाल लीजिए। देखो जो तुमको आता है मैं वो नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, जो चीजें तुम्हें याद नहीं रहती, जो चीज तुम समझ नहीं सकते हो, जहां पे क्वेरी बन सकती है वो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, वरना तो क्लास 9 में पढ़ लो, बात खत्म कर दो। ओके बच्चों, चलो फटाक से नोट करो। अब इसको रब करते हैं और देखो आगे बढ़ जाते हैं। अब बच्चों बात करेंगे अगले पैरामीटर की, जिसका नाम क्या है, डिस्टेंस। देखो हमको बहुत जल्दी जल्दी चीजों को खींचना है, तो आओ और फटाफट समझो, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट को शॉर्टेस्ट पाथ बोलते हैं ना, ठीक है। चलो भाई, अब मैं बात कर रहा हूं डिस्टेंस की, डिस्टेंस। चलो देखो समझो इस तरह से, मान लो एक पॉइंट था, इस पॉइंट को मैं पॉइंट A बोल दे रहा हूं, ठीक है, और ये पॉइंट B है, ठीक है। अब देखो A से B तक जाने के कई रास्ते हो सकते हैं, A से B तक जाने के कई रास्ते हो सकते हैं। हो सकता है एक पर्सन जो है यहाँ पर ऐसे करके इस रास्ते को फॉलो करता है और यहाँ पहुँचता है, ठीक है। फिर मान लो एक दूसरा पर्सन है, ठीक है, वो यहाँ कुछ इस रास्ते से जाता है, यहाँ मैं भी लिख दे रहा हूँ लाइक दिस, ओके। और एक पर्सन जो है वो यहाँ पर इस रास्ते को फॉलो करता है और यहाँ पहुँचता है, ओके। देखो अलग अलग पाथ हो सकते हैं, इसको मैं नाम दे रहा हूं पाथ 1, ठीक है, इसको मैं नाम दे रहा हूं पाथ 2, और इसको मैं बोल दे रहा हूं पाथ 3। तो B तक जाने के कई रास्ते हैं, ओके। अब अगर मैं आपसे यहां पूछूं, ठीक है, जब वो पाथ 1 को फॉलो करता है तो उसकी डिस्टेंस क्या है, तो हमको ये पूरी दूरी नापनी पड़ेगी। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है पाथ कवर्ड बाय बॉडी, ठीक है। एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय बॉडी, बॉडी ने जिस पाथ को कवर किया है, वो जिस रास्ते से गुजरा है, उसमें उसने जितनी दूरी तय की है वही दूरी आपकी डिस्टेंस होती है, ओके। और ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है, समझ रहा हूं। अब जैसे कि मैं कह दूं कि मैं कहूं डिस्टेंस ऑफ पाथ A बताओ, क्या बोल देता हूं मैं, पाथ 1, मुझे डिस्टेंस बताओ पाथ 1 की। तो क्या करेंगे हमें काम करेंगे, देखो इसको नापेंगे कैसे, ठीक है। तो मान लो जैसे कि आपने कंपास को यहाँ रखा और उसमें छोटी छोटी डिस्टेंस भर ली, ठीक है, मान लो 1 सेंटीमीटर की, और यहाँ से ऐसे करके इसमें ऐसे कट मारते जाओ, ऐसे करके यूं समझ रहे हो, ऐसे 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 ऐसे, तो ऐसे करके कट मारते जाओगे, समझ रहे हो, छोटे 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 छोटे, जिस रास्ते पे जाए, समझ रहे हो क्या किया आपने। तो आपने क्या किया, यहाँ पर एक छोटी डिस्टेंस फिल कर ली और उससे ऐसे 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 ही नापने का तरीका है। स्ट्रेट लाइन को तो हम स्केल से नाप लेते हैं, कर्व लाइन है तो उसको कैसे नापेंगे। तो ये तरीका है कि आप क्या करो, ऐसे करके डिस्टेंस फिल कर लो पेंसिल में कंपास के साथ, और ऐसे करके इसको ऐसे टिक कर दो, समझ रहे हो। जितनी डिस्टेंस मिलेगी वो नाप लो। मान लो ये नापने पर आई हमारी 80 सेंटीमीटर, मान लो मैंने डेटा दे दिया कि इसको हम ऐसे नापते गए कितनी आई, 80 सेंटीमीटर। फिर मैंने कहा नहीं, एक काम करो, डिस्टेंस ऑफ पाथ 2 बताओ, ये वाला, इसके थ्रू फिर क्या करोगे, फिर छोटी डिस्टेंस भर लोगे और उससे ऐसे करके यूं करके टिक करते जाओगे कंपास में,
समझ रहे हो? क्लियर है? और ये डिस्टेंस मान लो हमारी कुल मिला करके ये आ रही है हमारी 76 सेंटीमीटर। ओके, फिर हमने क्या कहा, हमने कहा एक काम करो, हमको बताओ डिस्टेंस ऑफ पाथ 3। क्लियर है? तो हम क्या करेंगे, फिर से यहाँ से ऐसे पकड़ेंगे और इसको ऐसे धीरे धीरे नाप लेंगे, या स्ट्रेट है तो इसको स्केल से भी नाप सकते हैं। समझ रहे हो? और ये मान लो हमारी निकल के आई 60 सेंटीमीटर। ओके, अब मैं पूछूं यहाँ पर ए से बी की डिस्टेंस क्या है, तो आंसर है ए से बी की डिस्टेंस तीनों है। जो ऑब्जेक्ट है, जो बॉडी है, वो जिस पाथ को फॉलो करता हुआ जाएगा, ठीक है, वो उसकी डिस्टेंस होगी। अगर वो इस रास्ते से जाता है, पाथ 1 को फॉलो करता है तो डिस्टेंस 80 सेंटीमीटर ट्रेवल करेगा। अगर पाथ 2 को फॉलो करता हुआ जाता है तो 76 सेंटीमीटर पाथ होगा उसका। पाथ 3 को फॉलो करता हुआ जाता है तो 60 सेंटीमीटर डिस्टेंस होगी। कॉन्सेप्ट समझ में आया? ओके, तो ये तो आपकी डिस्टेंस होगी। पर अब यहीं पर मैं पूछ लूँ कि मुझे ही बताओ कि डिस्टेंस छोड़ करके डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अगर आपसे कोई डिस्प्लेसमेंट पूछ ले। क्लियर है? तो आप क्या करो यार, यहाँ पे कोई रेफरेंस ले लो, यहाँ से इसका पोजीशन वेक्टर बताओ, यहाँ से इसका पोजीशन वेक्टर बताओ। फिर पोजीशन वेक्टर ये होगा, मान लो यहाँ पर आप कोई पॉइंट ले लेते हो ओ, तो इसका पोजीशन वेक्टर यहाँ से क्या होगा, ये होगा, और इसका पोजीशन वेक्टर यहाँ से ये होगा। तो क्या लिखोगे, ओ बी माइनस ओ ए। क्या लिखोगे, ओ बी माइनस ओ ए। समझ रहे हो? और ओ बी माइनस ओ ए की वैल्यू क्या आएगी, ए बी आएगी, वेक्टर ए बी। समझ रहे हो बात को? तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। ठीक है, अब देखो इसको याद रखना है, इनिशियल कभी बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल नहीं लिखना। ठीक है, कहां लिखना है, फ्रॉम इनिशियल से फाइनल तक। ओके, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। ओके, अगर डायरेक्शन पूछेंगे तो डायरेक्शन भी इनिशियल से फाइनल होगी। तो जैसे ही आप बोलते हो फ्रॉम, अंडरस्टूड हो जाता है कि डायरेक्शन यहां से इधर की तरफ होगी। समझ रहे हो? तो अगर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पूछेंगे तो कितनी लिखोगे, 60 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर मैं क्या पूछ लूंगा, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट पूछ लेता हूं तो कितना लिखोगे, 60 सेंटीमीटर। अगर मैं डायरेक्शन पूछ लेता हूं तो कितना लिखोगे, अलोंग ए बी। ठीक है, ए बी के अलोंग। समझ में आ गई बात? कोई प्रॉब्लम? फंडा समझ में आ रहा है? तो ये हमारा क्या हो गया, डिस्टेंस पाथ कवर्ड बाई बॉडी। और डिस्टेंस कई सारी हो सकती है। यहां देखो क्या कह रहा हूं, डिस्टेंस कोई भी हो सकती है। यहां पर तीनों डिस्टेंस है, मगर डिस्प्लेसमेंट सिर्फ एक है। कौन सी वाली, शॉर्टेस्ट। समझ लो बात को? तो अब यहां से एक चीज तुम समझ सकते हो कि अगर मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, बताओ राइट है कि रॉन्ग है। अगर मैं कह दूं मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस इज शॉर्टर देन एंड इक्वल टू डिस्टेंस, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कर लो इसको यार, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टर देन एंड इक्वल टू डिस्टेंस। ओके, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? तो आंसर है ट्रू है, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट है उसका मैग्नीट्यूड या तो डिस्टेंस के बराबर हो सकता है या उससे छोटा होगा। कभी भी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ी नहीं हो सकती। तो इस बात को भी दिमाग में डाल लो भाई। ओके बच्चों, फंडा क्लियर हो रहा है? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो इसको मैं रब करता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं और अगले टॉपिक के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये चीज बनी रहने दो। यहां मैं मेंशन कर दे रहा हूं, ये हमारा कितना आया था, 80 सेंटीमीटर। ये हमारी कितनी आई थी, 76 सेंटीमीटर। और ये वाला जो हमारा आया था, ये आई थी 60 सेंटीमीटर। ओके, चलो अब आगे इसी में समझेंगे बात को। डिस्टेंस हो गया, आगे बढ़ जाओ। देखो डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्टेंस हो गया। अब आगे बात की जाए वेलोसिटी की। वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी का सिंपल सी डिफिनेशन है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, या कह लीजिए रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ
चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। समय के सापेक्ष डिस्प्लेसमेंट कैसे बदल रहा है, ठीक है, उसी को क्या बोलते हो, वेलोसिटी बोलते हो। अब यार सोचने वाली बात तो यह है कि डिस्प्लेसमेंट खुद चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर था। डिस्प्लेसमेंट क्या था, चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर, और उसका भी चेंज, तो चेंज का चेंज, समझे, तो वो क्या है, वेलोसिटी है, ठीक है। तो देखो इसको पैनिक होने की जरूरत नहीं, मैं समझाता हूँ आराम से, समझना। जैसे कि मान लो एक पॉइंट पी था, फिर से देखो यार सोचने का तरीका देखो क्या है, एक पॉइंट पी था, एक पॉइंट क्यू है, ओके दिस, और मान लो एक पर्सन जो है वो ऐसे करते करते, या जूजू था, ऐसे करते करते यहाँ पहुंच गया, ओके, इस बात को फॉलो करता हुआ। अब मैंने कहा भाई बताओ वेलोसिटी क्या है, ठीक है, तो आप कहोगे वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट का चेंज विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम। तो मैं कहूँगा यार डिस्प्लेसमेंट का चेंज क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट तो मैंने इसी को बताया था अभी, ठीक है, इसी को तो डिस्प्लेसमेंट बोला था। तो हम कोई भी रेफरेंस पॉइंट ले लो, चाहे ये ले लो, चाहे कहीं भी ले लो, मैं कह रहा हूँ यहाँ ले लो, मान लो एक पॉइंट है एम, ठीक है। अगर मैं कहूँ यहाँ पे पोजीशन वेक्टर खींचो, तो क्या ये कह सकते हो, ठीक है, पी का पोजीशन वेक्टर एम से क्या होगा, एम पी होगा। अगर मैं कहूँ क्यू का पोजीशन वेक्टर क्या है, तो इसे बोल दोगे एम क्यू, ये कुछ ऐसे बना लो, ठीक है, ये एम क्यू हो गया। अब मैं कह दूं पोजीशन वेक्टर पहले क्या था, एम पी था, ये इनिशियल था, और फाइनल क्या है। अगर मैं यहाँ चेंज पूछ लूँ तो चेंज बराबर क्या लिखोगे, एम क्यू माइनस एम पी, ठीक है ना, यही तो हुआ चेंज इन पोजीशन वेक्टर, ठीक है। इसी को डिस्प्लेसमेंट बोल दो, और ये डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम में हुआ, ये डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम में हुआ, तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या, ये नहीं लिख सकते, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, तो पहले ये था फिर ये था, तो इसे क्या बोलोगे, एम क्यू माइनस एम पी अपॉन, मान लो ऐसा करने में इसको जो टाइम लगा वो डेल्टा टी लगा, तो अपॉन में क्या बोल दोगे, डेल्टा टी, या फिर इसे क्या बोल सकते हो, वेक्टर पी क्यू अपॉन डेल्टा टी। तो है क्या, पी क्यू क्या था, डिस्प्लेसमेंट ही तो था, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है, क्लियर है। उसे क्या बोलते हैं, वेलोसिटी, और इट इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। बात समझ में आ रही है, ओके। यहीं से अगर यहाँ से ले लेते, ओ से ले लेते, तो इसका पोजीशन वेक्टर ये होता है, इसका पोजीशन वेक्टर ये होता है, तो क्या बोल देते, चेंज को बोल देते आप ओ क्यू माइनस ओ पी, तब भी क्या आता, तब पर भी पी क्यू आता, और अभी भी पी क्यू ही आएगा, समझ गए, ओके। कार्टेशियन प्लेन से तो इंडिपेंडेंट है ना ये, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये आ गया। तो वेलोसिटी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कहने का मतलब किसी का डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में कैसे बदल रहा है, उसे क्या बोलोगे, वेलोसिटी बोलोगे, ओके। अगर कोई यूनिट पूछ लेगा तो यूनिट क्या होगी, तुम सब जानते हो भाई, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर होती है और टाइम की यूनिट सेकंड होती है, तो मीटर पर सेकंड। फंडा क्लियर है, आगे बढ़ जाओ। मेरा मकसद तुमको ये समझाना नहीं था, मकसद तो थोड़ा आगे है। चलो आगे बढ़ते हैं और जरा इस चीज़ को पढ़ाते हैं, ठीक है। चलो मैं इसको रब कर देता हूँ, ओके। चलो इस तरह समझो, ये जो वेलोसिटी है बेटा, ठीक है, इसे क्या मैं बोल रहा हूँ, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ना, ठीक है, क्या बोल रहा हूँ, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, यही तो लिखा। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर अपॉन स्केलर वेक्टर होता है, ठीक है। अब मगर इसको मैंने दो तरह से बांट दिया बेटा, देयर इज टू पार्ट, दो पार्ट है इसके वेलोसिटी के, एक एवरेज वेलोसिटी और एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है, समझ लो, एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या है, एवरेज वेलोसिटी का मतलब है जब डेल्टा टी जो हो वो लार्ज हो, जब बहुत बड़े समय की बात होगी तो एवरेज की बात करेंगे, और अगर डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो मतलब वेरी स्मॉल टाइम, जब बहुत कम समय की बात करेंगे तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये बात याद कर लो अच्छी तरह से, पहले तो हो गई, आगे बढ़े, चलो भाई आगे बढ़ते हैं और यहीं पे इस बात को समझते हैं। चलो बच्चों समझो और ध्यान से समझना, वी एवरेज, ओके, वेलोसिटी की बात हो रही है,
तो इसमें क्या है, जो भी डिस्प्लेसमेंट हो, ठीक है, मान लो मैं यहाँ से बात करूँ इस केस में, मान लो पाथ 1 से ऑब्जेक्ट जा रहा है और मैंने वेलोसिटी की बात की, या पाथ 2 से जाए या पाथ 3 से जाए, डिस्प्लेसमेंट हर बार में कितना होगा? क्या 60 सेंटीमीटर होगा? मैं यहाँ क्या लिखूंगा, डिस्प्लेसमेंट का चेंज अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा अगर इस मोशन के लिए बात करूँ? 60 सेंटीमीटर। और मान लो मैंने कह दिया कि वो इस पाथ को फॉलो करता हुआ जाता है, ठीक है, तो उसने डिस्टेंस जरूर 80 सेंटीमीटर चली है, पर डिस्प्लेसमेंट तो उसका 60 है, और इस पाथ से उसको जाने में मान लो 4 सेकंड लगे, तो यहाँ अपॉन में क्या बोल दूंगा 4, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15 सेंटीमीटर पर सेकंड। समझ गए? तो ये क्या निकली? अब देखो 4 सेकंड के लिए बात की थी तो समय बड़ा था, ठीक है, तो ये जो आपको मिली है क्या मिली आपको? एवरेज। क्या मिली? एवरेज। तो एवरेज वेलोसिटी वो भी कहां से कहां तक की? तो ये हमको मिली है एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, कहां से कहां पर? फ्रॉम ए टू बी। ए से बी की एवरेज वेलोसिटी। देखो एवरेज वेलोसिटी कोई 2 पॉइंट की होती है। कभी भी आपसे कोई पूछे कि एवरेज वेलोसिटी बताओ, एक मोशन दे दे के एवरेज वेलोसिटी बताओ, पेन मत उठाना, ठीक है, कहना क्वेश्चन अधूरा है। समझ रहे हो मेरी बात? पहले पूछना उससे कि कहाँ से कहाँ की, अगर वो कहे एवरेज वेलोसिटी ए से बी की या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की, तब भैया पेन उठाओगे और कैलकुलेशन करोगे, देखोगे वहाँ से वहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ वो रखोगे, और उस मोशन में कितना टाइम लगा उससे डिवाइड कर दोगे। समझ गए? चलो भाई, अच्छा, तो ये एवरेज वेलोसिटी हो गई। अब जरा इस पर ध्यान देते हैं। अगर मैं पूछूं कि इस मोशन की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, तो आंसर ही, क्वेश्चन ही गलत है। किसी मोशन की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नहीं होती है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि मुझे इसके लिए v इंस्टेंटेनियस बताओ, ठीक है, तो पेन मत उठाओ, पूछो कहां पर। समझ रहे हो? कहां पर? क्योंकि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट एनी पॉइंट होती है। समझ रहे हो मेरी बात को? देखो नाम सुनो, इंस्टेंटेनियस मतलब एट अ टाइम, क्षणिक, किसी समय, किसी एट अ पर्टिकुलर टाइम। समझे मेरी बात को? उसका मतलब होता है इंस्टेंटेनियस, एट एनी इंस्टेंट। तो मान लो मैं यहां पर एक पॉइंट ले लेता हूं C, ठीक है, तो मैं सवाल पूछूंगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट C। अब क्वेश्चन पूरा हुआ, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट C बताओ। समझ रहे हो मेरी बात? तो C पर कैसे बताएंगे भाई? तो हम ऐसा करेंगे, C से थोड़ा सा आगे और C से थोड़ा सा पीछे, ऐसे करके काट लेंगे और एक छोटी सी डिस्टेंस निकाल लेंगे, एक छोटी सी डिस्टेंस जिसको मैं dx नाम देता हूँ। समझ रहे हो? बहुत छोटी सी डिस्टेंस, क्लियर है? बहुत ही ज़्यादा छोटी, ऐसे करके दिस, इतनी बड़ी, इससे भी छोटी है तो बड़ी दिख रही है, जिसको हम देख भी ना सके। समझ रहे हो? तो एक छोटी सी डिस्टेंस ले ली हमने, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट C पूछूंगा तो वो डिस्टेंस कितनी है? dx अपॉन टाइम, उसमें जितना टाइम लगाओ, उसमें जितना टाइम लगाओ, C पॉइंट पर छोटी सी डिस्टेंस ट्रेवल करने में जितना टाइम लगा, समझ रहे हो, तो वो छोटी सी डिस्टेंस रखोगे और उस वक्त जितना समय लगा उससे डिवाइड कर दोगे, वो क्या मिलेगी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल जाएगी। समझ रहे मेरी बात को? तो v इंस्टेंटेनियस का जो फॉर्मूला होता है, तो इस तरह देखो, v जो एवरेज का फॉर्मूला होता है वो होता है डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, ओके। और जो v इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला होता है, इसको 2 तरीके से लिख सकते हो। इसको ऐसे लिखोगे, अगर यहाँ लिखोगे डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, समझ रहे हो, तो यहाँ पर एक लिमिट लगाओगे, यहाँ लिखोगे लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, मतलब डेल्टा t 0 के बराबर है। 0 नहीं है, पर 0 लगभग 0 जैसा है, समय बहुत ही छोटा है। इसी बात को आगे लिख सकते हो dx, इसी बात को आगे लिख सकते हो dx अपॉन dt। समझ गए? क्लियर है? फंडा क्लियर हुआ? तो एवरेज क्या होती है? पूरा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और इंस्टेंटेनियस क्या होती है? dx अपॉन dt, ठीक है, बहुत छोटे से समय में चली गई दूरी, ओके। अच्छा, अगर मैं पूछूं कि ये जो एवरेज है, इस वेलोसिटी की डायरेक्शन बताओ, सुनते रहना बच्चों, गजब चीज आने वाली है। क्या पूछ रहा हूं मैं कह रहा हूं उसकी डायरेक्शन बताओ, तो डायरेक्शन क्या बोलोगे? A से B along AB। अब मैंने कहा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन बताओ एट C पर, तो C पर हम एक टेंजेंट ले लेंगे, क्या ले लेंगे? ऐसे करके, समझ रहे हो, उस पॉइंट से छूता हुआ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये पार्टिकल ऐसे ही तो जा रहा है, तो इस वक्त इस पॉइंट पर जो टेंजेंट होगा, तो डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन हमारी होगी टेंजेंट एट C पर टेंजेंट ले लो, जिस डायरेक्शन को शो करे वही होगी। फंडा क्लियर हुआ? बोलो बच्चों, ठीक है। एक बार समराइज कर रहा हूं,
सुनना, वेलोसिटी क्या, देखो जो भाई याद रखने वाली बातें हैं। वेलोसिटी को पूछा कहोगे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बोले तो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, ये वेलोसिटी होती है। ओके, वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, वेलोसिटी को मैंने दो पार्ट में तोड़ दिया, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। एवरेज का मतलब क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट, जैसे कि ए से बी का डिस्प्लेसमेंट कितना आया था, 60 आया था, ठीक है, अपॉन उसमें पूरा टाइम कितना लगा। तो वो सच्ची में ए से बी चल के नहीं गया है, वो चल के तो यहां से यहां गया था, ठीक है, उसने पाथ डिस्टेंस तो 80 कवर की, और मैं कह लूंगा वेलोसिटी पूछ रहा हूं तो डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। और टाइम इस पाथ पे कितना लगाया उसने, 4 सेकंड, तो उससे डिवाइड करूंगा, 15 सेंटीमीटर पर सेकंड उसकी एवरेज वेलोसिटी आई है। ओके, फिर मैंने कहा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताओ, तो आपका सवाल बनता है कहां पर, मैंने कहा एट सी पर। तो आप कहोगे एट सी से थोड़ा सा आगे एक पॉइंट और थोड़ा सा पीछे एक छोटा सा सेक्शन काट लोगे, जिसे आप बोल रहे हो dx, और उसको ट्रेवल करने में जितना टाइम लगा dt, समझे मेरी बात को, उसी का रेशियो जो होगा वो आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट पॉइंट सी होगी। ओके, इसकी डायरेक्शन जो होगी एवरेज की, जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है वही एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, मगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन पॉइंट जहां पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड कर रहे हो उस पर टेंजेंट होगी। फंडा क्लियर हुआ, रब कर दूं? ओके, आगे बढ़ जाते हैं। तो आपकी वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी भी कवर हो गई, ठीक है। अभी देखो इसका बहुत काम है हमारे पास, सारी बातें इसी में समझेंगे हम लोग। ठीक है बच्चों, अब इधर आ जाओ। हाँ चलो अब समझते हैं। अब मैं बात करने वाला हूं स्पीड की, स्पीड, ठीक है। तो स्पीड क्या होती है, स्पीड होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। समझ रहा हो, देखो वेलोसिटी जो थी वो थी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, ठीक है। चलो क्वेश्चन को फिर से उठाते हैं। स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, ऊपर लिखोगे डिस्टेंस अपॉन नीचे लिखोगे टाइम। ओके, और ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है। ओके, आओ इधर। अब समझना, और पुरानी बात को याद रखोगे तो यहां से मिला करके मैं एक न्यूमेरिकल बनाऊंगा, उस न्यूमेरिकल को आपको समझना होगा। चलो, अगर मैं कहूं ऑब्जेक्ट ने पाथ 1 कवर किया है, क्या कवर किया है, पाथ 1, तो आपको पता है पाथ 1 में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है उसने, 80 सेंटीमीटर, और टाइम कितना लगा है, 4 सेकंड। मैंने कहा ठीक है, मुझे एवरेज स्पीड बता दो, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या लिखोगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब की डिस्टेंस कितनी है, 80। ओके, पाथ 1 की डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस तो भाई 80 है ना, और टाइम कितना लगाया, 4। कितनी आई सॉल्व करने पर, 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। समझ में आई बात। तो एवरेज स्पीड ये है, और इसी केस के लिए जब मैंने एवरेज वेलोसिटी पूछी थी, आपको याद है ना, एवरेज वेलोसिटी, तो वो कितनी आई थी, वो आई थी 60/4। कितनी आई थी, 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये स्केलर थी, ये वेक्टर है, अगर इसकी डायरेक्शन बोलूंगा तो क्या लिखूंगा, अलोंग ए बी। क्लियर है, समझ गए, आगे बढ़ जाओ। अब देखो जो दिखाना चाहता हूं उसकी तरफ गौर करो। यहां पर अगर मैं पूछूं, एवरेज स्पीड हो गई ना, अगर मैं पूछूं आपसे इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है बच्चों, इंस्टेंटेनियस स्पीड कहां पर, एट सी, क्योंकि इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी जो भी होगी, इंस्टेंटेनियस की बात करेंगे तो किसी पॉइंट पर पूछेंगे ना। आओ यहां पर, तो आप क्या करोगे, स्पीड के लिए वही बात, कितनी डिस्टेंस उसने ट्रेवल की, तो आप बोल दोगे dx अपॉन टाइम कितना लिया, dt। समझ गए, ये क्या आएगी आपकी इंस्टेंट, यहां ऐसे लिख लेता हूं स्पीड, वो भी कैसे, इंस्टेंटेनियस। तो आई डोनेट कर दूं, ये बन जाएगा। ओके, अब अगर मैं यहां आपसे पूछता कि v इंस्टेंटेनियस बताओ एट c पर, तो आप क्या लिखते हैं, dx वेक्टर अपॉन dt।
बोलो। अब मुझे ये बताओ, ठीक है, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट डिफर थे, मगर इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होंगे, क्योंकि समय इतना छोटा होता है कि ऑब्जेक्ट को मुड़ने का वक्त ही नहीं मिलता। समझ रहा हो? बट अगर टाइम बहुत छोटा होगा तो वो स्ट्रेट लाइन चलेगा। समझ रहा हो? अगर टाइम मैं कह दूँ बहुत छोटा है तो कोई भी बॉडी होगी वो हमेशा कैसी चलेगी? स्ट्रेट लाइन चलेगी। तो उसने कोई मोशन में डायरेक्शन में कोई चेंज तो हुआ नहीं। समझ रहा हो? तो इस बात को मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, समझना। फॉर वेरी स्मॉल टाइम यहाँ लगा दे रहे हैं, देखिए डेल्टा टी टेंस टू 0। क्लियर है? मैग्नीट्यूड ऐसे लिख दे क्या? डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, उसका मैग्नीट्यूड है ना, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो डिस्टेंस बराबर होगी मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के। ओके, तो यहां पर भी इंस्टेंटेनियस ये पूछूंगा तो इतना आ जाएगा। अगर मान लो इसकी वैल्यू कुछ आती है dx/dt, तो इसका भी मैग्नीट्यूड क्या होगा अगर ऐसे करके बोल दूं, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं, क्या जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बराबर है तो क्या मैं ये भी कह सकता हूं कि स्पीड जो होगी, सॉरी ऐसे लिखूंगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड, बताओ बच्चों, ये बराबर होगी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी के। बताओ, ठीक है। अच्छा, यहां अगर इस बात को लिखूं मैं, ठीक है, अगर यहां इस बात को लिखूं, ठीक है, तो क्या लिखूंगा? एवरेज स्पीड, ठीक है, क्या ये बराबर होती है मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी के? तो ये स्टेटमेंट फॉल है, ठीक है। एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी के बराबर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ठीक है, नॉट ऑलवेज। समझ रहा हो? ये स्टेटमेंट नॉट ऑलवेज करेक्ट। देखो, अगर ऐसा हो जाता, जैसे अभी तुम देख रहे हो ये 20 है, ये 15 है, ठीक है, ऑब्जेक्ट ने पाथ 1 फॉलो किया है, पाथ 1 फॉलो करने में मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलग है, मगर सपोज अगर ऑब्जेक्ट पाथ 3 फॉलो करता तो डिस्टेंस कितनी करता? 60 करता, और डिस्प्लेसमेंट कितना चलता? वो भी 60 चलता। तो अगर ऑब्जेक्ट पाथ 3 फॉलो करता है तो एवरेज स्पीड जो है और एवरेज वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर होंगे, मगर वो खाली किसके लिए होंगे? पाथ 3 अगर फॉलो करता है, मतलब कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाए। बट अगर मैं बात करूं इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो इस केस में इंस्टेंटेनियस बोल दिया तो टाइम बहुत छोटा है, और जब टाइम बहुत छोटा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड में बराबर होते हैं, ठीक है। तो एवरेज स्पीड इज ऑलवेज इक्वल टू, सॉरी, इंस्टेंटेनियस स्पीड इज ऑलवेज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। तो देखो, पूरा कंक्लूजन मतलब चीजों को पढ़ने के बाद जो रिजल्ट निकाल रहे हैं आपको उस रिजल्ट को याद रखना है, ठीक है। तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? आगे बढ़ते हैं। तो देखो यार, क्या क्या हो गया, हमने पोजीशन वेक्टर पढ़ लिया, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को पढ़ लिया, ओके, वेलोसिटी को पढ़ लिया, एवरेज वेलोसिटी को पढ़ लिया, स्पीड को पढ़ लिया, एवरेज स्पीड को पढ़ लिया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड को भी पढ़ लिया, ठीक है। इन सभी बातों में जो कंक्लूजन निकला है, आपको उस कंक्लूजन को याद रखना है बेटा। सुनो मेरी बात को, आपसे कोई नहीं पूछ रहा स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, सब कोई नहीं पूछ रहा आपसे, समझ रहे हो। मगर जो रिजल्ट निकला है, ठीक है, कि टाइम बहुत छोटा होता है तो इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमेशा बराबर होगा, ओके, समझ रहे हो। आगे बढ़ जाओ। लास्ट थिंग्स, लास्ट जो हमारे पास है, अब देखो बात की जाए एक्सेलरेशन की, ठीक है, एक्सेलरेशन। तो इसके बारे में कहा जाए तो यार ये भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? इसकी डेफिनेशन कहती है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है,
विद रिस्पेक्ट टू टाइम। समय के सापेक्ष वेलोसिटी कैसे बदल रही है? देखो यार मुद्दा एकदम ठीक है, सिंपल सी बात है, ऐसे लिख देता हूँ विद रिस्पेक्ट टू टाइम। देखो इतनी सिंपल सी बात है कि डिस्प्लेसमेंट समझ लिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम वेलोसिटी, और वेलोसिटी के चेंज होने का रेट एक्सेलरेशन। ओके मतलब क्या लिखेंगे, एक्सेलरेशन को ए से डिनोट करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी ऐसे क्या बोलेंगे, वेलोसिटी चेंज बोले तो डेल्टा वी अपॉन टाइम। ओके समझ रहा हूँ। अब देखो यार एक्सेलरेशन को भी देखा जाए, समझना बच्चों, तो इसको भी दो पार्ट में तोड़ दिया गया। एक तो यही वाला कैसा, एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है, और दूसरा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन में क्या लिखेंगे, ए इक्वल टू जो लिखेंगे उसको लिखेंगे डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के लिए जब ए को रिप्रेजेंट करेंगे तो फिर से वही वाली बात, यहाँ लिमिट लगा देंगे, कह देंगे डेल्टा टी टेंड्स टू 0 और डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। ओके और मैंने कहा है इस चीज़ से लिखने से अच्छा है कि इसी बात को लिख दो डी वी अपॉन डी टी। समझ रहा हो? ओके तो आगे आ जाओ, यहाँ पे आगे बात करते हैं। ये एक्सेलरेशन की अगर बात की जाए, ठीक है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन चल रहा है तो इसको आप डी वी अपॉन डी टी भी कह सकते हो। आगे मैग्नीट्यूड की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो वेक्टर नहीं लगा रहा है। अच्छा ये बताओ, क्या तुम ये जानते हो कि v बराबर क्या पढ़े थे, क्या डी एक्स अपॉन डी टी पढ़े थे? ठीक है, सब मॉड में है, ठीक है बच्चों, तो कंफ्यूज मत होना। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये लगाओ चाहे ना लगाओ समझ लो, ठीक है। ओके जब तक वेक्टर नहीं लगा रहा समझो स्केलर फॉर्म है। तो क्या v को dx अपॉन dt कह सकते हो? तो इसी में जरा v को रिप्लेस कर दो, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या ये नहीं बन जाएगा कि d अपॉन dt, ठीक है, और v की जगह क्या लिखोगे dx अपॉन dt, तो इसे d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर, क्या ये नहीं बोल सकते? मतलब इसे बोलते हैं डबल डिफरेंशिएशन। इसे क्या कहते हैं? डबल डिफरेंशिएशन। देखो फिर से लिख के दे रहा हूँ, कैसे लिखेंगे, v की बराबर वैल्यू dx अपॉन dt है, तो यहाँ आगे बढ़ जाओ, इसे लिखो d अपॉन dt, और v की जगह क्या लिख दो, v की जगह लिख दो dx अपॉन dt। ओके इसको आगे क्या लिख सकते हो, आगे लिख सकते हो d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर। तो कहने का मतलब एक्सेलरेशन है वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम। कैलकुलस में चीज आती है। ओके बच्चों, एक्सेलरेशन को लिख सकते हो डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, या फिर डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम। कहने का मतलब अगर वेलोसिटी का फंक्शन दिया है, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, एक्सेलरेशन मिल जाएगा, या फिर डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन दिया है उसको 2 बार डिफरेंशिएट कर दो, समझ रहे हो, तो भी आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। ये बात समझ में आ गई अच्छी तरह से? ओके तो इसको नोट रखो। अब देखो एक और बताता हूँ, एक और चीज, अभी तुमने यहां से इसी को उठा लेते हैं, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या बोल रहा हूँ, dv अपॉन dt बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं इसमें ऊपर और नीचे बोलो dx और dx से मल्टीप्लाई कर दो, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां देखो ये क्या बन सकता है, dx अपॉन dt क्या बन जाएगा, वेलोसिटी बन जाएगा क्या? तो क्या इसको ये लिख सकते हो v, ठीक है, और क्या हो जाएगा dv अपॉन dx। समझ रहे हो? क्लियर है? तो ये भी एक एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। तो एक्सेलरेशन के अगर मैं सारे फॉर्मूले लिखना चाहूं तो क्या क्या लिख सकता हूं, इधर ध्यान दो। एक्सेलरेशन को मैं लिख सकता हूं पहला तो ये dv अपॉन dt इक्वल टू, दूसरा ये वाला d स्क्वायर एक्स अपॉन dt स्क्वायर, और तीसरा ये वाला v dv अपॉन dx। समझ गए? क्लियर है? तो कैलकुलस में मैं इसमें न्यूमेरिकल करवाऊंगा तो आपको ये सारी बातें अच्छी तरह से क्लियर होंगी, ठीक है। और ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ठीक है, इसका बहुत ग्लैमर है, ठीक है। हमको क्या करता है, एक्सेलरेशन फाइंड करने को देता है और हमको वेलोसिटी का फंक्शन विद रिस्पेक्ट ऑफ एक्स दे देता है और कहता है एक्सेलरेशन बताओ, तो इस फॉर्मूले का यूज होता है। ओके तो एक्सेलरेशन के सारे फॉर्मूले याद कर लो। ओके ये एक्सेलरेशन के फॉर्मूले हो गए। वेलोसिटी का एक ही फॉर्मूला याद रखो अभी, dx अपॉन dt। ओके चलो, तो हमारे 8 पैरामीटर बोले तो पोजीशन वेक्टर क्या है, डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेलोसिटी क्या है, एवरेज वेलोसिटी क्या है, इंस्टेंटेनियस क्या है, स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड, और साथ ही साथ एक्सेलरेशन क्या होता है, ठीक है। अब एक्सेलरेशन भी 2 तरह का हो सकता है, ठीक है। एक वेरिएबल हो सकता है,
ठीक है, एक यूनिफॉर्म हो सकता है। हमको मोस्टली जो बातें करनी है यूनिफॉर्म के लिए करनी है, और वेरिएबल आएगा तो हम उसको भी कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। मैं अपनी वाड़ी को यहीं पे विराम देता हूँ। आप इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट के नोट्स बनाइए और सुनिए मेरी बात को। देखो था क्या, हमको काइनेमेटिक्स पढ़ रहे थे और आज हमने सिर्फ और सिर्फ बेसिक का डिस्कशन किया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इस पर अच्छे से अच्छे न्यूमेरिकल लेकर के आएंगे और हर न्यूमेरिकल को एकदम फंडामेंटल से लेकर के एडवांस लेवल तक सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, आपको उस सारे पॉइंट की एक टेबल बना लेनी है और एक साइड में नोट कर लेना, उसको ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखना है। समझ लो, मैंने देखो शुरू में आपसे एक बात बोली थी, मैंने क्या कहा था कि जितने भी फंडे हैं, अगर आपको ये 8 पैरामीटर अच्छी तरह से प्रिपेयर हैं तो काइनेमेटिक्स आपके लिए चुटकियों का खेल हो जाएगा। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय, टेक केयर।